तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पेज मेरे में 371 है, ठीक है। सो फ्रॉम द पेज 371 हम कमीशन से पढ़ना शुरू करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमीशंस। कमीशन यानी कल बताया था मैंने, कमीशन मतलब काउंसिल, कमीशन और अथॉरिटी। काउंसिल इज़ एडवाइजरी बॉडी, कमीशन इज़ कोर्ट, ठीक है। ऑल द कंज्यूमर कमीशंस आर कि जहाँ पर आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, देयर आर रिड्रेसल कोर्ट्स होते हैं रिड्रेसल सिस्टम के हिसाब से, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है, देखो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज़ अ फुल नेम, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, करेक्ट। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, आपके डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करते हैं, आपको वही जस्टिस प्रोवाइड करेंगे एक्सेट्रा, राइट। सो अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, उसके अलावा सेकेंड लेवल पे स्टेट लेवल कमीशन था, और थर्ड सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्टेट। और कोर्ट का नाम कभी भी ना सेंट्रल नहीं होता, सेंट्रल नहीं होता, बताया था ना मैंने कल। काउंसिल था तो ऊपर सेंट्रल था टॉप में, अगर तो सो रहा था ना, काउंसिल था तो ऊपर सेंट्रल था टॉप में, नहीं। इफ देयर इज अ टॉप मोस्ट commission, it will be called as national commission and not central commission. Why national commission? Because it should not have any kind of affiliation to the central parliament, right? समझ में आ रही है बात? कि हम ये बोलते हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, हम सेंट्रल कोर्ट क्यों नहीं बोलते, हम स्टेट कोर्ट बोलते हैं, मतलब स्टेट इन द सेंस हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, फिर हम हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट को हम प्रॉपरली बोलते हैं कि हाई कोर्ट स्टेट की है, करेक्ट, या स्टेट के मैटर्स सुनती है, स्टेट की तो नहीं है, स्टेट के मैटर्स सुनती है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वी डोंट कॉल इट अ सेंट्रल कोर्ट। वाई नॉट? बिकॉज वी डोंट वांट इट कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड हो। हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच डज नॉट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, राइट। सिमिलरली कमीशन की जब हम बात किया तो हमने बोला नेशनल कमीशन, इसी हिसाब से याद रहेगा तुमको। कहीं नेशनल कमीशन पूछा तो काउंसिल के बारे में मत लिखाना, नेशनल वर्ड है मतलब कोर्ट होगा, आया समझ? तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब ये बेसिक है, एंड आई वॉन्ट यू टू रियली मेक दैट एफर्ट एंड रीड दिस ऐसा। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, पहला क्वालिफिकेशंस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि क्या क्या किस बंदे की क्या क्वालिफिकेशंस होएगी, बे बाय नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ज्यूरिसडिक्शन में हमने क्या बोला कि एग्जैक्टली कितने वैल्यू का और कहाँ का केस सुनते हैं वो लोग। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब सेकेंड लाइन में एक्चुअली मिला। ऐसे केसेस जिनकी कंप्लेंट की वैल्यू या सर्विसेज का कंसिडरेशन वॉट एवर द वैल्यू ऑफ डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हो। 1 करोड़ के ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं जाते हो, स्टेट में जाते हो। 1 करोड़ तक की वैल्यू मतलब जो जिसमें 1 करोड़ जो मुद्दा है तेरा, है। हाँ मुद्दा है तेरा, गुड्स वर्थ ऑफ 1 करोड़ और लेस, सर्विस वर्थ ऑफ 1 करोड़ और लेस, द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। यहाँ पे वही दिया हुआ देख, entertain complaints where the value of all goods or services paid as consideration does not exceed 1 करोड़। आया समझ? नेक्स्ट है द कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ह्यूज ज्यूरिसडिक्शन। अब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन तो अपने ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से काम करती है ना, कि भाई यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन है या इस हिसाब से काम हो रहा है एक्सेट्रा। तो अगर अब इधर जैसे यहाँ चंडीगढ़ भी चंडीगढ़ तो सारा चंडीगढ़ ही डिस्ट्रिक्ट, पर अगर चंडीगढ़ का कोई केस है, राइट, यहाँ पर सब कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आप मोहाली के कंज्यूमर कमीशन के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पड़ती है। इवन इफ़ यू गो, द अदर पार्टी जो भी तुम्हारी अपोजिट पार्टी होएगी ना, वो बोलेगी कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ये केस यहाँ पर एडमिसिबल नहीं होता, ऐसा वो लोग बोल देंगे, और उसके बाद तुम्हें दूसरे कोर्ट पे भेज देंगे कि भाई कहीं और जाओ, ये यहाँ मत आओ, ठीक है। फिर तुम्हें दोबारा मेहनत करके दोबारा केस फाइल करना पड़ेगा द राइट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में। तो अभी ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होती है? पहला पॉइंट, द अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टीज वेयर देर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट ऑर्डिनरली रिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस और हैज़ अ ब्रांच ऑफिस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है। तो जहाँ पर तुम्हारा अपोजिट पार्टी, एक अपोजिट पार्टी, 2 लोगों के बीच में केस है, तो कोई एक जहाँ रहता है या तो दोनों जहाँ रहते हैं वहाँ पर काम करते हैं या रहने की जगह है उनकी, तो वहाँ पर केस किया जा सकता है।
ठीक है, तुम्हें क्या प्रूव करना होगा कि मेरा बंदा यहाँ रहता है और यहीं पर मैटर है हमारा, तो हम यहाँ पर केस कर रहे हैं। आया समझ? ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हारा यही हुआ, द अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टीज वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट ऑर्डिनरली रिसाइड्स। अपोजिट पार्टी में तुम नहीं हो ना, एक सेकेंड, द प्रॉब्लम बीइंग, एक तुम हो खुद, ठीक है, तुम्हारी पार्टी के सामने अपोजिट पार्टी हुई, कंप्लेन कौन करेगा? जिसके साथ खराब हुआ है। सामने वाला बंदा कौन हुआ? अपोजिशन। इन द लॉ लैंग्वेज अपीलेंट हम हैं, हम प्रोसिक्यूशन कर, कंप्लेनेंट हुए, अच्छा कंप्लेनेंट हम हैं, सामने वाला बंदा डिफेंडेंट। शाबाश। डिफेंडर तो गाड़ी है, नहीं डिफेंडेंट। चलो ये लगा लो। ठीक है, तो सामने वाला बंदा डिफेंडेंट, राइट। अब पता है केस कहाँ करना होता है? कोर्ट में? नहीं, जहाँ पर किस कोर्ट में? जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है। आपके साथ खराब हुआ है, मेरे साथ खराब हुआ है, फिर भी जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे केस नहीं कर सकते हो, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे केस करना पड़ता है। आया समझ? मैं चंडीगढ़, हाँ खराब लग रहा है ना, पर ऐसा होता है। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मेरा डिफेंडेंट मोहाली में रहता है, मेरे को मोहाली के जगह पे केस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता जिस पुलिस स्टेशन में फायर हुई है उसी एरिया के कोर्ट में होता है आगे? FIR तो यार अगर मान ले तो वो तो क्राइम के हिसाब से होता है ना। देख यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स दिए हैं, तो पहला पॉइंट वो है कि कहाँ पर तुम्हें केस करना है, पहला पॉइंट वो है। फिर दूसरा पॉइंट होगा कि जहाँ पर क्राइम हुआ है वहाँ पर, ऐसे अलग अलग। तो क्राइम जहाँ पर हुआ है वो फिर वहाँ पर FIR हुई होती है, इसलिए देखो वो लग रहा है। आ रहा है बात, समझ आ रही है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज द अपोजिट पार्टी, अपोजिट मतलब डिफेंडेंट, लिखो वहाँ पे अपोजिट पार्टी मतलब डिफेंडेंट पार्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, वेयर द डिफेंडेंट पार्टी रिसाइड्स। और अगर मान लो 2 लोगों ने तुम्हारे साथ एक साथ गलत किया है तो एनी ऑफ देम रिसाइड्स। आया समझ? तो जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पहला वही कि अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टी, हम डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं, वेयर मोर देन वन है हमारे पास, तो एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट ऑर्डिनरली रिसाइड, या तो रहते हैं, या तो बिजनेस करते हैं, या तो उनका एक ब्रांच ऑफिस है, या तो पर्सनली वर्क करते हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। ये बहुत अच्छे से समझ लो, आगे जाके रिपीट होगा तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, तो तुम्हें आता होगा। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड, एनी ऑफ द अपोजिट पार्टीज where there are more than one at the time of the institution of the complaint actually and voluntarily reside or carries on the business as a branch office or personally works for gain, provided that in such case the permission of district commission is given। इसका मतलब क्या हुआ? पहला हमने बोला, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में फ़र्क क्या है? सेम ही लग रहा है ना। फर्स्ट पॉइंट में बोला द अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टी रिसाइड्स। जहाँ पर एक बंदे ने गलत किया है तो वो एक बंदा रहता है, या जहाँ पर 2 बंदों ने गलत किया तो वो दोनों बंदे रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर केस कर दो। सेकंड पॉइंट में हमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो दोनों बंदे अलग अलग जगह रहते हैं, एक बंदा चंडीगढ़ रहता है, एक बंदा मोहाली रहता है, तो हम कहाँ जाएँ? तो हमने बोला आप कहीं पर भी चले जाओ, एनी ऑफ द अपोजिट पार्टी अगर अलग अलग हैं तो वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्लेंट रिसाइड, जहाँ पर कोई एक रह रहा है। पहले में वेयर ऑल द डिफेंडेंट रिसाइड, सेकंड में वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिसाइड्स। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं और दूसरी जगह पर केस नहीं कर रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप्रूवल दे देगा आपको कि हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे केस कर लो, क्योंकि एक डिफेंडेंट आपका यहाँ रहता है। ठीक है, लास्ट लाइन में दिया हुआ है, देख लो। एकदम कुछ है ऐसा जो नहीं समझ आ रहा? हाँ, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, क्योंकि उसने जो तुम्हारे साथ ख़राब किया होएगा मोस्ट प्रोबेबली वो अपने बिजनेस के थ्रू किया होगा। तो हम वैसे बोलते हैं कि प्लेस ऑफ बिजनेस भी है ना, वो बोलते हैं हम स्पेसिफिकली कि सिर्फ दुकान खोली नहीं, रजिस्टर्ड होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए, ऐसा। सही है, एकदम शाबाश। नेक्स्ट बोला जो तू बता रहा था, कॉज ऑफ एक्शन।
यहाँ पे FIR हुआ होगा ना, तो वो कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया कि यहाँ पर ख़राब किया उसने साथ, ठीक है। सब जगह हो गया तुम्हारे पास, पर तुम गए हुए थे पंचकुला और पंचकुला में बंदे ने तुम्हें ठगा है, तो वहाँ पर भी केस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। कंप्लेनेंट कौन? हाँ। लास्टली, द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है। तो तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है कि जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर भी केस कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता है। विक्टिम जहाँ रहता है वहाँ पे केस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक अगला, लास्ट में, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल ऑर्डिनरली फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड में परफॉर्म इट्स फंक्शंस एट सच अदर प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट एज द गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद स्टेट कमीशन नोटिफाई। कि भाई वो लोग के पास जगह होएगी प्रॉपर्ली, वो वहीं बैठते होंगे, बाकी कहीं और बैठ जाएंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले तो, ठीक है। इजी है। ये तुमने लास्ट पैराग्राफ नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट यहाँ तक क्लैरिटी है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का तुम्हारा जुरिस्डिक्शन क्या था? सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, नहीं, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए जाओ 1 करोड़ से नीचे, ठीक है, 1 करोड़ से नीचे। उसके बाद तुम्हारे ये वाले पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, डन। चलो शाबाश। मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड अप। कंप्लेन कैसे करोगे, या यहाँ पर है ना कैसे वाला क्वेश्चन, टॉपिक वो दिया है पर आंसर इधर जो है ना, यहाँ पर इस टॉपिक का नाम लिखो हु कैन कंप्लेन, क्योंकि थोड़ा सा मिसलीडिंग है, थोड़ा सा। Section 35 provides that a complainant in relation to any goods sold or delivered or agreed to be sold or delivered or any service provided or agreed to be provided may be filed with the district commission by लिख दिया ना, तो by मतलब बंदे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कौन कर सकता है? द कंज्यूमर। ए पॉइंट में कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है टू होम सच गुड्स आर सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्रीड टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और इज प्रोवाइडेड टू बी एग्रीड टू बी, जो भी, तो जिसको सामान बेचा है, सीधी बात। दूसरा, हु अलेजेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, जिसको ऐसा लगता है कि उसके साथ या ही इज़ अ विक्टिम ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है वो बंदा। तो कोई कंज्यूमर जिसको गुड्स बेचे गए हैं, या कोई कंज्यूमर जिसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन वेयर द कंज्यूमर टू whom such goods are sold or delivered or agreed to be sold, delivered, blah blah blah, or who alleges unfair trade practice in such goods is a member of such association। एक एसोसिएशन जिसका वो कंज्यूमर मेंबर है, जिस कंज्यूमर के साथ ये बुरी बातें हुई हैं, ठीक है, जिस कंज्यूमर के साथ ख़राब हुआ है वो किसी एसोसिएशन का मेंबर है और वो एसोसिएशन भी कंप्लेन कर सकती है। अगला, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट with the permission of the district commission on behalf of on the benefit of all consumers। याद है ये तुमको मैंने समझाया भी था, क्लास एक्शन होता है, मुझे याद नहीं है, क्लास एक्शन सूट होता है कि एक साथ सब लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तुमको वो याद है, तुमने मूवी देखी थी क्या, ओ माय गॉड देखी थी, ओ माय गॉड, जो अक्षय कुमार की थी, अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें वो मंदिरों पे कंप्लेन कर देता है, अक्षय कुमार की थी कि वो, हाँ अक्षय कुमार की, परेश रावल इज़ द कंप्लेनेंट। वो केस करता है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि उसका एक्ट ऑफ गॉड का बोलते हैं ना, कि उसका फायर नहीं, और उसको एक वजह से दुकान गिर जाती है, लाइवलीहुड गया, सब गया, और इंश्योरेंस कंपनीज मना कर देते कि हम पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है एक्ट ऑफ गॉड अगर है तो इंश्योरेंस कंपनीज लाइबल नहीं होती, राइट। तो वो बोलता है एक्ट ऑफ गॉड इंश्योरेंस कंपनी लाइबल, तो किसके ऊपर केस करें? गॉड पे केस करें। देन द मूवी इज़ अबाउट दैट, बट द मूवी व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज़ अ क्लास एक्शन सूट। उसी केस में जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग जिनको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला था, बाय स्टेटिंग दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, सब लोग उसके साथ जुड़ गए कि हमें भी केस करना है, हमें भी केस करना है। मतलब बहुत बंदों भी, आप पे एक बंदे ने एक बंदा केस करा, तो बस आपको फिर वो प्रॉपरली फाइल करना पड़ता है एज अ क्लास एक्शन सूट, कि भाई अ क्लास ऑफ पीपल आर इंजर्ड बाय द सेम पॉइंट। तो आप अलग, वो सारे बंदे अलग अलग केस करेंगे, उससे तो बेटर है कि एक ही बंदा कर दे सबके लिए। फिर एक नॉर्मल जजमेंट पास कर दी जाती है, हाँ, जैसे फिर एक नॉर्मल जजमेंट पास होगी विच विल बी अफेक्टेड टू ऑल, ठीक है। लास्टली, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट भी केस कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कंप्लेंट में भी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली विथ फीस एज में भी पेएबल। बढ़िया, डाउट है कोई?
नेक्स्ट अब डब्बे में प्रोसीजर है. व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर कंज्यूमर कमीशन? अ कंप्लेंट शुड बी इन राइटिंग, कैन बी फाइल्ड इन अ रेगुलर वे माने ऑफलाइन या तो ऑनलाइन. अ कंप्लेंट में बी प्रेजेंटेड बाय द कंप्लेनेंट in person or by his agent. It can even be sent by a registered post or with a court fees. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अगला, नॉर्मली 3 कॉपीज़ दी जाती हैं, आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, आउट ऑफ विच इज़ 1 इज़ रिटेन्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, कोर्ट रखता है, 1 इज़ फॉरवर्डेड टू द अपोजिट पार्टी एंड 1 इज़ फॉर द कंप्लेनेंट. ठीक है, इन केस द नंबर ऑफ अपोजिट पार्टीज मोर है तो फिर ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज़ तुम अपने हिसाब से दे देना. यहाँ तक क्लैरिटी है? चलो, इधर कोई डाउट? चलो शाबाश. प्रोसीडिंग्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमीशन. मिला? हाँ मिल तो गया. हाँ. तो प्रोसीडिंग्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमीशन मतलब हम लोग वहाँ के जो मेन बंदा बैठा है उसको जज नहीं बोल रहे, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि वहाँ का प्रेसिडेंट यानी कि मेन बंदा जो पहले ऊपर बैठा है. तो प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमीशन एंड एटलीस्ट 1 मेंबर देयर ऑफ सिटिंग टुगेदर. एक बंदा साथ में बैठा होगा. ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट वेयर अ मेंबर फॉर एनी रीजन इज अनएबल टू कंडक्ट अ प्रोसीडिंग टिल इट इज कंप्लीटेड, the president and the other members shall continue the proceeding from the stage at which it was last heard by the previous member. समझ आया? मेन बंदा है प्रेसिडेंट, उसके साथ एक बंदा बैठा है. अब वो बंदा जो साथ में बैठा है ये बंदा नहीं आ पाया तो कोई दूसरा बंदा लेकर आ जाएंगे और वो बंदा साथ में कंटिन्यू करेगा प्रेसिडेंट के. कुछ नहीं, इतना ही लिखा है, सिंपल. बंदा कोई दूसरा आ जाता है, अगर वो नहीं है तो बस जहाँ से शुरू हो जाएगी बात. प्रेसिडेंट तो है ना वहाँ पर, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंटिन्यू कर देना. ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन दिस, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बाय ऑर्डर एडमिट द कंप्लेंट फॉर बीइंग प्रोसीडेड हाँ विद और रिजेक्ट द सेम. ठीक है, जब भी तुम कंप्लेंट करोगे तो वो बंदा डिसाइड करेगा कि भाई ये कंप्लेंट को हमको सुनना भी है कि नहीं सुनना है. पहला तो मैंने वही बोला था ना कि सबसे पहली चीज़ होती है एडमिसिबिलिटी. सबसे पहले यही डिसाइड होता है कि इज़ योर कंप्लेंट इवन एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट. कोई डाउट? चलो इसमें ज़्यादा टाइम मेरे को निकालना है नहीं. एक बार ये डिस्ट्रिक्ट वाला हो जाएगा ना फिर स्टेट वाला आई थिंक थोड़ा फटाफट होएगा, क्योंकि अब आगे पूरा चैप्टर यही है. डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल है, फिर तुम्हारे पास कुछ थोड़े बहुत पेनल्टी आएंगी आई थिंक, वो समझ जाएंगे. वी हैव टाइम. कर सकते हैं, हो ख़त्म वैसे मेरे को. हम थे कहाँ? प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन. रेफरेंस टू मीडिएशन इज सिंपल. मान लो अगर हियरिंग चल रही है तुम्हारी, एक बार कोर्ट में कमीशन में चले गए हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास चल गया सब कुछ, तो एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेनेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एट एनी लेटर स्टेज, कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगता है खुद को भी कि यार कोर्ट में इतना ज़रूरत नहीं है, मैं मीडिएशन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकता हूँ, या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वहाँ पर, प्रेसिडेंट जिसको हम बोले थे ना पीछे, तो वो बंदे को लगता है कि भाई ये तो छोटी मोटी बात है, तुम आपस में सुलह कर लो. ठीक है, वो करके भी काम हो जाएगा. आई डोंट हैव टू पास एनी ऑर्डर ऑफ दैट रिगार्ड हियर. तो ही माइट सजेस्ट यू टू गो फॉर मीडिएशन और यू गाइज कैन ऑल्सो विड्रॉ योर केस एंड गो टू मीडिएशन. चलता है. मीडिएशन पता है ना? तो बस ये कि एट फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेनेंट आफ्टर इट्स एडमिशन और एट एनी लेटर स्टेज, इफ इट अपीयर्स टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट, उनको लगता है कि सेटलमेंट की उम्मीद है, तो विच में बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज एक्सेप्ट इन सच केस एज मे प्रिस्क्राइब्ड, इट मे डायरेक्ट दैट द पार्टीज टू गिव इन राइटिंग विद इन 5 days कंसेंट टू हैव द डिस्प्यूट सेटल्ड बाय मीडिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर दिस. तो मतलब वो लोग उनको ऑर्डर करेंगे और पार्टीज अपना कंसेंट देंगे कि हाँ भाई हम लोग मीडिएशन में जाके अपना काम कर लेते हैं. ठीक है, उनका कोर्ट का ऑर्डर इस पूरे केस में क्या होएगा? कोर्ट विल ऑर्डर टू से द पार्टीज कि अपना कंसेंट दे दो मीडिएशन में जाने के लिए. और मीडिएशन में जाके फिर क्या होएगा वो कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है. मतलब कंसेंट देना मैंडेटरी है. कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ना मीडिएशन में जाओ,
तो ठीक बंदा है। क्या ही कर पाएगा, ठीक है। उसको सिर्फ अपना कंसेंट देना है 5 दिन के अंदर अंदर। फिर वो नहीं देगा कि हमारी सेटलमेंट नहीं हो सकती है ये वो, फिर वो अलग बात है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट फिलहाल अपना तुम्हें इतना याद रखना है कि भाई होगा और उन्होंने मैटर रेफर कर देना है। डब्बे में देखो दोबारा लिखा हुआ है, वेयर द पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बाय मीडिएशन एंड गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल विद इन 5 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कंसेंट। पहले 5 दिन दिए उसको कंसेंट देने को, कंसेंट आने के बाद, सुन रहा है ना, कंसेंट आने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर रेफर द मैटर फॉर मीडिएशन एंड इन सच केस द प्रोविजन दिस शैल अप्लाई। 5 days टू गिव कंसेंट, ठीक है। कंसेंट रिसीव्ड, 5 days में मैटर रेफर्ड। मतलब ठीक है। 10 दिन में पहुंचना मीडिएशन। हाँ, 5 दिन पार्टी को दिया, 5 दिन जज के पास है, जज रेफर कर देगा मैटर मीडिएशन को। आया समझ? डन है, शाबाश। प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट। अब एडमिशन ऑफ कंप्लेंट ऐसे मान लो मीडिएशन में नहीं गए और कोर्ट में ही तुम्हारा काम चल रहा है, तो अब कोर्ट ने वो कंप्लेंट एडमिट कर दी, तो सेक्शन 38 डील्स विद द प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सेक्शन 38 प्रोवाइड्स दैट, फर्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से पढ़ रही हूँ, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल ऑन एडमिशन ऑफ अ कंप्लेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ केस रेफर्ड फॉर मीडिएशन और ऑन फेलियर ऑफ सेटलमेंट, जो भी है कि मतलब अगर मान लो एडमिशन कर दी या कोई केस है जो मीडिएशन को रेफर तो किया था पर वहाँ जाके सेटलमेंट नहीं हो पाया तो हमारे पास वापस आ गया, ठीक है, इन सब केसेस में प्रोसीड करेगा विद द कंप्लेंट। अब कोर्ट अपने पास सारा काम कर रहा है, इसलिए हेडिंग वही है, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ कंप्लेंट। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है वेयर द कंप्लेनेंट रिलेट्स टू एनी गुड्स, अगर गुड्स की बात हो रही तो पहला, रेफर अ कॉपी ऑफ द एडमिटेड कंप्लेंट विद इन 21 days from the date of its admission to the opposite party mentioned in the complainant, directing him to give his version of the case within a period of 30 days or such extended period not exceeding 15 days। क्या पूरी बात हुई? पहले ने क्या बोला कि आपको हम एक समन्स देंगे, एक समन्स दिया जाएगा बाय द कोर्ट। समन्स मतलब आपसे कुछ मंगवा रहे हैं या कुछ नोटिस मंगवा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, जो भी, एक समन्स दिया। उस समन्स में आपको 21 मतलब सॉरी समन्स आपको जो जाएगा वो 21 days के अंदर अंदर जाएगा। कंप्लेंट एडमिट हुई, 21 days के अंदर समन्स भेज दिया, ठीक है। अब समन्स भेज दिया, समन्स के आगे समन्स के आगे 15 दिन का टर्म टाइम दिया जाता है रिप्लाई करने का, सॉरी हाँ 30 दिन का टाइम दिया जाता है तो फिर रिप्लाई करने को। 15 दिन क्या है, अगर वो 30 days में रिप्लाई ना कर पाए तो एक्सटेंडेड फॉर 15 days, ठीक है। कोर्ट हाँ 15 30 फिर 15 नहीं 15 30 15 नहीं 15 30 15 नहीं सम्मान जो दिया जाता है 15 दिन में देना नहीं 21 दिन। अच्छा 21 दिन में देना है। कोर्ट एडमिट्स 21 days समन्स, ऐसे तुम बना सकते हो, है ना। तो पहला तुम्हारा कोर्ट का एडमिशन, कोर्ट का देखिए लिख लेगा ना, कोर्ट का एडमिशन, फिर एक लाइन बनेगी तो 21 days, वहाँ पर समन्स जाएंगे, जैसे समन्स गए आगे 30 days टाइम प्लस वहीं पे तुम 30 + 15 कर सकते हो टू रिप्लाई, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो इतना ही कर लो, कोर्ट एडमिट्स 21 days टाइम समन, फिर 30 + 15 days टू रिप्लाई, ये हुआ इतना प्रोसेस। नेक्स्ट तुम्हारा है अभी, इफ़ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट रेफर टू हिम अंडर ए। अपोजिट पार्टी क्या बोली कि वो जो जिसको नोटिस मिला ना, सब कुछ मिला, कंप्लेंट तुमने दी थी और फिर कंप्लेंट के बाद कोर्ट ने समन भेजा, समन सबको जाएगा ना, तुम्हें भी जाएगा, उसको भी जाएगा, सबको जाएगा कि भाई प्रॉपर तुम्हें नहीं, एक्चुअली तुम्हें नहीं जाता है क्योंकि तुमने तो खुद तुम कोर्ट के पास गए हो, बट कोर्ट माइट आस्क यू सम फर्दर इन्फॉर्मेशन वॉट एवर, तो द अपोजिट पार्टी को समन जाता है मेन कि तेरा क्या बोलना है, ये इसने तेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी, व्हाट इज़ योर से इन दिस, राइट। तो इफ़ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट रेफर टू हिम अंडर दिस ए वाला डिस्प्यूट्स और डिनाइज द एलिगेशन कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसने रिप्लाई में क्या बोला, भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, ये झूठ बोल रहा है, या मैंने ऐसा किया ही नहीं, या केस अलग है, और ओमिट्स और फेल्स टू टेक एनी एक्शन टू रिप्रेजेंट इट्स केस विद इन द टाइम गिवन, या उसने 30 दिन में जवाब नहीं दिया, प्रोसीड टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन C2G। अगर
उसने जवाब नहीं दिया या उसने मना कर दिया या जो भी होगा, तो आगे वाले पॉइंट्स में हमको दिया हुआ है कि इस हिसाब से अपना पूरा केस सेटल होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट में क्या बोला हुआ है, इफ़ द कंप्लेनेंट एलिजेस अ डिफेक्ट इन द गुड्स, अगर केस है गुड्स के डिफेक्ट का, डिफेक्ट इन द गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट। डिफेक्ट है पर वो डिफेक्ट अपेरेंट नहीं है, फेस पे नहीं है। इस बॉटल में से पानी लीक हो रहा है तो अपेरेंट होगा, पर मान लो इस मटेरियल में ऐसा है कि अगर 4 दिन तक इसमें पानी पड़ा रहा तो पानी कैंसेरियस हो जाएगा, तो ये सामने नहीं दिख रहा है, मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा, राइट। तो अगर टेस्ट डिफेक्ट ऐसा है कि टेस्ट करवाना पड़ेगा तो दिन बदल जाता है क्योंकि टेस्ट में टाइम लगता है, ठीक है। तो इफ़ द कंप्लेनेंट एलिजेस अ डिफेक्ट इन द गुड्स विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट ऑफ द गुड्स, तो ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट, seal it and authenticate it in the manner as may be prescribed. Authenticate मतलब कोर्ट की अथॉरिटी के हिसाब से ये सही सैंपल है ऐसा, and as may be prescribed, and refer the sample so sealed to the appropriate laboratory along with the direction that such lab to make an analysis or test whichever may be necessary with a view to find out whether such goods suffer from the defect alleged in the complaint or from any other defect, and to report its findings to the court, district commission, within a period of 45 days of the receipt of the reference or within such extended period as may be granted by it. आया समझ? तो कोर्ट में एडमिट किया, अगर केस डिफेक्ट का है और टेस्ट की ज़रूरत है तो हम लेबोरेटरी को दे देंगे, लेबोरेटरी को ये ऑर्डर देंगे कि 45 डेज़ के अंदर अंदर हमें जवाब दे, ठीक है। टेस्ट विद इन रिपोर्ट फ्रॉम लैब विद इन 45 डेज, सही। और यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगला, बिफोर एनी सैम्पल ऑफ द गुड्स इज़ रेफर्ड टू एनी अपोजिट लेबोरेटरी, सॉरी अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी अंडर सी, बिफोर वहाँ पर जा रही है। अब देखो लैब में जाएगा तो टेस्ट होगा तो फीस लगेगी, फीस कौन भरेगा? तुम, कंप्लेनेंट, ठीक है। तो कंप्लेन रिक्वायर द कंप्लेनेंट टू डिपॉजिट टू द क्रेडिट ऑफ द कमीशन सच फीस एज मे बी स्पेसिफाइड। मतलब सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, डिपॉजिट कर दो पहले ही पैसा, फीस भले उनको बाद में देनी, तुम पहले डिपॉजिट कर दो। डन। नेक्स्ट अभी, रेमिट द अमाउंट डिपॉजिटेड टू इट्स क्रेडिट टू द अप्रोप्रिएट लैब टू अनेबल टू इट टू कैरी द एनालिसिस। अब तुमने कोर्ट को पैसा डिपॉजिट किया, कोर्ट उसको रेमिट कर देगा। रेमिटेंस हमको ने पढ़ा ना, रेमिटेंस टैक्स में, आगे वो दे देगा पैसा उसको दे देगा। एंड ऑन रिसिप्ट, सेकेंड लाइन में सी बाद में लिखा है, एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट लैब इट शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट विद सच रिमार्क्स एज इट मे फील अप्रोप्रिएट टू द अपोजिट पार्टी। बढ़िया। नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ द पार्टीज डिस्प्यूट द करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द अप्रोप्रिएट लैब, अगर उसको लगा कि भाई लैब नहीं सही है या सही जो भी उसको उस पर लैब पे शक कर रहे हैं, डिस्प्यूट करे द करेक्टनेस ऑफ द मेथड ऑफ एनालिसिस एक्सेट्रा। थर्ड लाइन में, रिक्वायर द अपोजिट पार्टी और द कंप्लेनेंट टू सबमिट इन राइटिंग हिज ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू द रिपोर्ट्स मेड ऑफ द लैब। तो अब आप बोलो कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है? लैब आप ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा? जो भी, हाँ मान ले मैंने लैब से टेस्ट करवाया कि ये पानी कैंसेरियस हो जाता है, लैब बोली नहीं होता है, तो मैं ऑब्जेक्ट करी हूँ कि नहीं मैंने पार्टिकल्स देखे हैं ऐसा वैसा, तो मैं अपना ऑब्जेक्शन दूंगी। अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ, लैब बोली हाँ हो जाता है, तो सामने वाला बंदा बोलेगा अरे नहीं होता, ये क्या बात हुई, हमने पूरा टेस्ट किया है। तो विच एवर पर्सन के अगेंस्ट लैब ने डिसाइड किया है वो बंदा अपना ऑब्जेक्शन, रिटन ऑब्जेक्शन दे सकता है, ठीक है। गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द कंप्लेनेंट एज वेल एज द अपोजिट पार्टी ऑफ बीइंग हर्ड एज टू द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द रिपोर्ट। हाँ ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो हम सबको सब टाइम देते ही हैं। यहाँ तक कोई डाउट? डन है, शाबाश। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट में क्या है, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल, इफ द कंप्लेनेंट एडमिटेड बाय इट अंडर दिस रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोसीजर ब्ला कैन नॉट बी फॉलोड और इफ कंप्लेनेंट रिलेट्स टू एनी सर्विस। अगर ये तुम्हारा देखो पॉइंट 1 में उसने बोला था कि मीडिएशन नहीं हुआ और हम आ रहे हैं यहाँ पर। पॉइंट 2A से हम लोग गुड्स की बात कर रहे थे पीछे, गुड्स की बात कर रहे थे ना, गुड्स में डिफेक्ट 21 डेज 45 डेज सब लोग। अभी पॉइंट 3 है ना, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। देखो, रिलेट्स टू एनी सर्विस, बोला 3 का लास्ट लाइन में देखो, हाँ जी, ठीक है। अगर इट रिलेट्स टू एनी सर्विस
अब क्या प्रॉब्लम है, सर्विस है तो ये ए और बी पॉइंट्स दिए हुए हैं। रेफर अ कॉपी ऑफ सच ए कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी। हमने कंप्लेन कोर्ट को दी, 3 कॉपीज़ में देते थे ना, तो आगे कंप्लेंट जाएगी अपोजिट पार्टी के पास। एंड रिलेट्स टू गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कैन नॉट बी फॉलोड। हाँ सॉरी मैं उल्टा पढ़ ली। गिव हिज वर्जन ऑफ द केस विद इन 30 days टाइम। 30+15 वहाँ पर भी था ना, समन्स था, तो अगेन 30+50 days हमने अभी भी अपोजिट पार्टी को दिया कि तो जवाब दे दे। इफ़ द अपोजिट पार्टी ऑन रिसिट ऑफ द कंप्लेन रेफर्ड डिनाई कर रहा है या डिस्प्यूट कर रहा है, वही सेम चीज़ें कर रहा है कि मैंने तो गलत किया ही नहीं या आंसर नहीं दे रहा वॉट एवर, तो it shall proceed to settle the consumer dispute on the basis of evidence brought to its notice by the complainant and the opposite party, and if the opposite party denies or disputes the allegation contained in the complainant। या अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेन करी, सामने वाले बंदे ने मान ही लिया कि हाँ मेरी गलती है, कोई बात नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ध्यान रखेंगे, तो केस ही ख़त्म ना। फिर तो हमने बोला, उसने माना, पैसा गया, बात ख़त्म। केस कब होता है, प्रोसीडिंग कब होती है, आर्ग्यू करता है, तो ये आर्ग्यू कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। फिर दोनों पार्टीज अपना अपना बात रखेंगे। एक्स पार्टे मतलब जुरिस में पढ़ा है तुमने या कहीं पे तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा है, जुरिस में पढ़ा है। एक्स पार्टे पता नहीं, कुछ था एक्स पोस्ट ऐसा कुछ था, नहीं इतना कुछ नहीं है एक्स पार्टे में। एक्स पार्टे सिर्फ इतना है कि अगर मान ले मैंने कंप्लेन करी और डिफेंडेंट नहीं आया, आता ही नहीं, तो हम एक पार्टी के साथ विदाउट एक्स पार्टी मतलब विदाउट वन पार्टी केस सुनवाई हो जाती है। हाँ था ऐसा, ठीक है, आती है पार्टी उसके साथ में केस हो जाता है। ऑफ कोर्स बाद में दूसरा वाला बंदा अपील कर सकता है अगर उसका ना आने का रीज़न बहुत ज़्यादा जायज़ रीज़न था तो। ठीक है, तो एक्स पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस brought to its notice by the complainant where the opposite party omits or fails to take any action या represent himself। आया समझ? नेक्स्ट, डिसाइड द कंप्लेंट ऑन मेरिट्स इफ द कंप्लेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग। कंप्लेनेंट नहीं आया सी पॉइंट में, बी पॉइंट का सेकंड में डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट एब्सेंट है। ठीक है, सी पॉइंट में कंप्लेनेंट एब्सेंट है, तो कंप्लेनेंट भी एब्सेंट होगा तो मेरिट्स ऑफ द केस के हिसाब से वो लोग डिसाइड कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद 4th पॉइंट, सब जगह पर फॉर द पर्पस ऑफ 2 और 3 मतलब जो गुड्स की बात किया या सर्विस की बात किया, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बाय ऑर्डर रिक्वायर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड। कुछ अगर किसी से हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो भी चाहिए तो ठीक है मिल जाएंगे। नो प्रोसीडिंग कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोर्ट और ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जो यहाँ पर प्रोसीडिंग हुई है उसको दूसरा कोर्ट, कौन सा कोर्ट स्पेसिफिक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और ग्राउंड्स ऑफ कि यहाँ पर जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है। अपील कर सकते हो, अपील कर सकते हो, काम ठीक से नहीं हुआ ये नहीं बोल सकते, नेचुरल जस्टिस के ऊपर नहीं केस कर सकते। ठीक है, एवरी कंप्लेंट शैल बी हर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड provided that where the application is made for hearing or for examination of parties through video conferencing, तो commission may on sufficient cause being shown after recording its reasons to be writing allow the same। अगर वीडियो से करना है तो वीडियो से अलाउ कर देगी, बस इतना ही पॉइंट है, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। मे अलाउ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अलाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फुल स्टॉप। ठीक है, 7th पॉइंट में बोला हुआ है कि कमीशन है ना, अलग से कोर्ट हमने स्पेसिफिकली सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए बनाई, तो यहाँ पर भी तुम साल केस चला रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। उनको बोला गया एवरी कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज ऑफ एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड एंडेवर शैल बी मेड, एंडेवर मतलब हर कोशिश शैल बी मेड टू डिसाइड द कंप्लेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय द अपोजिट पार्टी व्हेन द कंप्लेनेंट डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस और टेस्टिंग नहीं चाहिए तो 3 महीने में काम खत्म करो, टेस्टिंग चाहिए तो 5 महीने का टाइम दिया है तुमको। एंड वेयर द कंप्लेनेंट डज नॉट रिक्वायर एनालिसिस टेस्टिंग एंड विद इन 5 months इफ रिक्वायर्स एनालिसिस और टेस्टिंग, नो एडजॉर्नमेंट शैल ऑर्डिनरली बी ग्रांटेड, फुल स्टॉप। चलेगा, इतना बहुत है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने नहीं खत्म हो रहा भाई, इतना लंबा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन करके फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर अपने स्टेट से शुरू करेंगे, ख़त्म होने वाला डिस्ट्रिक्ट बस।
8th पॉइंट मार्क करो नेक्स्ट पेज पे। इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है? इंटरिम ऑर्डर, था कुछ इंटरिम ऑर्डर भूल गए यार, कितनी बारी बताया इंटरिम ऑर्डर। क्या कर रही है यार, तुमने मॉड्यूल 1 में पढ़ा है यहाँ से, जैसे वो पता है। पढ़ा नहीं था इन्होंने तब, पढ़ा आते ही थे नहीं, बस। बस मेरे को सोचते थे दान- ना ये क्या? सोती नहीं थी ये सोती नहीं थी। सुनती जाती नहीं पर ये सोती नहीं थी। सोई जाती से बढ़िया है। इसको वैसे नींद नहीं आती बेचारी को। इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर के बीच, केस के बीच में कोई ऑर्डर दिया इंटरिम ऑर्डर? अच्छा हाँ, किसके बीच में तो छोटे मोटे ऑर्डर, जो छोटे मोटे ऑर्डर्स देते रहते हैं, स्टे लगा दो, ये नहीं बेचना, ऐसा कर दो, इतना डिपॉजिट पे कर दो। जो इंटरिम ऑर्डर आर ऑर्डर्स पास्ड बाय द कोर्ट इन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो कोई इंटरिम ऑर्डर पास करना पड़ा एज में थिंक फिट या प्रॉपर, तो वो हो जाएगा 8 पॉइंट। 9th पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट याद है? 4 पॉइंट प्लीज़ बोलो, याद है? हाँ याद है, कौन से थे? आपने बोलो 4 पॉइंट वो कौन से थे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 पावर। ऑल पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी सेम एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट। 4 पॉइंट याद करवाए मैंने तुमको सिविल कोर्ट वाले। हाँ थे वो, जिसमें दूसरा कोई सब चैप्टर था या दूसरा कोई सब्जेक्ट था, पता नहीं। जिसमें से एक पता नहीं 2 पॉइंट का आपने खुद ही लिखवाया था, वो लिखवाया वो था। 4 समनिंग, एनफोर्सिंग वाला, एजुकेशन कमीशन, शाबाश शाबाश, वो डॉक्यूमेंट्स वाला था, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरी गुड शाबाश। तो बस ये 4 पॉइंट याद है। जहाँ जहाँ पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल बी दोज ऑफ द सिविल कोर्ट, ये 4 पॉइंट टेप दो, कोई गलत नहीं बोलेगा। टेस्ट हुआ ना इस चैप्टर का? हाँ भी तो क्या ये ठीक तो है। याद है, चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था ये। चलो 10th पॉइंट बोलता है एवरी प्रोसीडिंग, कैरी में लिख के भाई क्वेश्चन है। एवरी प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, फुल स्टॉप। बाकी का कुछ नहीं, फर्स्ट लाइन मार्क करो। मतलब इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही ओहदा दिया जाएगा, ऐसे तुमने कहीं पर भी कर दिया वो नहीं। 9th ख़त्म कर, 10th पॉइंट पर आ, 10th का फर्स्ट लाइन बस। Eleventh रहने दो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो भी होएगा वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग मानी जाएगी, ठीक है। ये छोड़ दो, अगले पेज पर आ जाओ। ऑर्डर 1 कट भी मतलब क्या, छोड़ दो बस, इग्नोर मार दो। ऑर्डर 1 रूल 8, इसको एक बार रीड कर लेना। नहीं ऐसे ही बस, नॉट इम्पोर्टेंट है, रीड है, ठीक है। इस पेज पे लास्ट पैराग्राफ वो मार्क करो, काम का है। द प्रॉपर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग 35(1) रेड विद 2(5), ये सब जो पीछे के केस वो सेक्शन दिए है वट एवर, वो सेक्शन नंबर छोड़ो, बट क्या है, वुड बी टू से दैट अ कंप्लेंट में बी फाइल्ड, ये पूरा समरी दी हुई है पीछे की। अ कंप्लेंट में बी फाइल्ड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, by a recognized consumer association, by one or more consumers jointly seeking redressal of their own grievance without representing other consumers who may or may not have the same interest, by one or more consumer on behalf of the benefit of numerous consumers, class action, or by the central or state authority. कब का चलेगा टॉपिक, अब क्यों पैराग्राफ दिया हुआ है? ये लोग रिवाइज करवा रहे तुमसे सारा कुछ, फिर नेक्स्ट पेज में भी वही दिया है, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट, सारा बट चलेगा, अभी तुमने पीछे पढ़ लिया है तो इट्स ओके। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंडिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फाइंडिंग्स के अंदर, फाइंडिंग्स माने उन्होंने क्या पता लगाया ना, मतलब उससे प्रोसीडिंग से क्या हाँ, होता है? प्रोसीडिंग से क्या पता लगाया, जो पता लगाएंगे वैसा ही ऑर्डर पास करेंगे। तो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर फाइंडिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी हो सकता है, ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम ऑर्डर्स ऑफ कमीशन भी लिख सकते हो यहाँ पर तुम लोग। शाबाश। नेक्स्ट देखो, सेक्शन 39(1) बोलता है कि फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास्ड, सिर्फ ऑर्डर्स मार्क करो। रिमूव कर, वो बोलेगा डिफेक्ट रिमूव कर दे, गुड्स है ना तेरे, तो डिफेक्ट रिमूव कर दे, गुड्स है तेरे, अगर डिफेक्ट रिमूव नहीं हो सकता तो रिप्लेस कर दे गुड्स को, रिटर्न कर दे प्राइस, पैसा वापस पे कर दे, पे दे बोलने वाली, टू पे सच अमाउंट एज में बी अवॉर्डेड, कंपेंसेशन पे कर दे, टू पे सच अमाउंट एज में बी अवॉर्डेड पाइड कंपेंसेशन इन अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, जो भी प्रॉब्लम है, पे कंपेंसेशन, बस ठीक है, दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। रिमूव डिफेक्ट इन गुड्स और सर्विसेज, डिसकंटिन्यू दी अनफिटेड प्रैक्टिस,
वो कर रहे हो तो ख़त्म, बंद कर अपना काम। हैज़ार्डस गुड्स मत दे, हैज़ार्डस गुड्स अगर मार्केट में हैं तो वापस ले ले, विड्रॉ कर ले, मैन्युफैक्चर मत कर, ठीक है। ठीक है। ऐसे रैंडम ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। उसके अलावा के पॉइंट अलग है, वो मार्क करो। टू पे सच सम एज में बी डिटरमाइंड बाई इट इफ़ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट लॉस और इंजरी हैज़ बीन सफर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु आर नॉट आइडेंटिफाइबल कन्वीनियंटली। मतलब क्लास एक्शन सूट टाइप का कुछ फाइल किया, या बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा नुकसान हुआ है, राइट। हमने जैसे अगर ऐसे मान वो ISI मार्क वाले होते हैं ना, हर गुड्स पे लगा होता है, कुकर पे ISI मार्क लगा होता है। तो मान लो ISI मार्क वालों ने किसी कुकर की कंपनी पे केस कर दिया कि इन्होंने हमारा मार्क यूज़ किया है, हमने इनको कभी भी अप्रूव नहीं किया था, राइट, इन्होंने गलत किया है, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच दिए, करेक्ट। तो अब वो क्या करेंगे, कोई कंज्यूमर तो आया नहीं, राइट, केस करने या वॉटेवर, करेक्ट। तो अभी क्या करेगा कोर्ट, अभी ऐसा कर सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका हमें पता भी नहीं है कि किसको किसको क्या क्या नुकसान हुआ है। मान लो उनका कुकर नहीं फटा, भगवान, उनको कुछ नहीं हुआ अब तक, बट उनको गलत प्रोडक्ट बिका है ना, राइट, तो दे हैव द राइट टू अ रेमेडी। तो इन दैट केस क्या किया जा सकता है, ये अगर कंज्यूमर्स नॉट आइडेंटिफाइबल हैं तो सेकेंड लाइन में इट मे बी नोटेड दैट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ sum so payable shall not be less than 25% of the value of the defective goods as the case may be to such consumers। आपको दे दो, ऐसा हमने एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया। कंज्यूमर ही नहीं पता। अब ये ऑर्डर पास होगा, एडवर्टाइज हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो लोग आ जाएंगे अपना पैसा क्लेम करने। ओके, ठीक है, ठीक है, इसलिए जेनरिक ऑर्डर पास कर दिया। सॉरी। लिखे यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, ये 11 पॉइंट्स चलेंगे, वही चलेंगे, मतलब पढ़ लोगे तुम तो भी ठीक है। एडवर्टाइजमेंट गलत नहीं करना, एडिक्वेट कॉस्ट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 39(2 प्रोवाइड्स दैट एनी अमाउंट ऑब्टेन शैल बी क्रेडिट टू सच फंड एंड यूटिलाइज इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड। कोई अगर क्रिमिनल एक्शन या कुछ ऐसा, तो क्रिमिनल नहीं सॉरी, जो भी तुम्हारे ऊपर केस किया गया है वो एक फ़ंड में इकट्ठा किया कर दिया जाता है और यूज़ होता है एज मे प्रिस्क्राइब्ड। और अकॉर्डिंग टू दिस इन एनी प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड, मतलब जैसे तू बोल रहा था ना कि कंज्यूमर ही नहीं पता तो क्या, तो उन पे जनरल ऑर्डर पास, मान ले उसने टोटल जो कुकर बेचे थे सारे, उसने उस बंदे ने वो टोटल कुकर बेचे कुछ 10 लाख के, ठीक है, तो 10 लाख का 25% कोर्ट रखवा लेगी, पहले रखवा लेती है कोर्ट रखवा लेगी उसको, तो उसको सज़ा देनी है ना। अच्छा, मतलब 25% रखवा लेंगे, फिर मतलब जो अगर किसी ने क्लेम किया तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो कोर्ट की, क्लेम करेगा। हाँ वो कहाँ करेगा, और वो कंपनी के पास तो जाएगा नहीं, कंपनी तो कुकर ही मारेगी सिर पे, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब ये ना कोर्ट में प्रोसीडिंग होएगी, क्या होएगा, कैसे कंप्लेन करेगा या कैसे क्लेम करेगा, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है, बट कोर्ट रख लेगी वो पैसा, क्योंकि बंदे ही नहीं पता कौन कौन है, बस ये पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है, हाँ जो भी वो देखना 39(2 क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है ना कि अमाउंट ऑब्टेन्ड शैल बी क्रेडिटेड टू फंड एंड यूटिलाइज इन सच मैनर। वो सच मैनर हमें नहीं पता क्या सच है वो, ठीक है। नेक्स्ट है 39(3 इफ़ एनी प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द मैनर एंड इफ़ दे डिफर ऑन एनी पॉइंट, दो लोग थे ना केस सुनने वाले, प्रेसिडेंट साथ में एक मेंबर, तो अगर उन लोग का आपस में डिफरेंस है कुछ, दोनों आपस में मैच नहीं करता, तो क्या बोला, रेफर द सेम टू अनदर मेंबर फॉर हियरिंग ऑन सच पॉइंट एंड द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी शैल बी ऑर्डर्ड। वो दो मेंबर है, दोनों उल्टा उल्टा बात कर रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट होएगा मेजॉरिटी का फैसला हो जाएगा। शाबाश। हाउएवर अदर मेंबर शैल गिव हिज ओपिनियन इन सच पॉइंट रेफर टू हिम विद अ पीरियड ऑफ 1 month। मतलब वो तीसरा अपॉइंट नहीं होएगा, उसको हम मैटर दे देंगे कि तू अपना ओपिनियन दे दे, उसके ओपिनियन 1 महीने में आ जाएगा बस, ठीक है। लास्टली रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन सर्टन केसेस, डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट इफ़ देयर इज़ एनी एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड। वो खुद ही जजमेंट को रिव्यू करते हैं, तुमने ये वर्ड्स पढ़े हैं वैसे, जजमेंट का रिव्यू होता है, रेफरेंस होता है, ऐसा सब होता है। रिव्यू मतलब आपने कोई ऑर्डर पास किया, आप सुन रहा ना, आपने कोई ऑर्डर पास किया और आप अपने ऑर्डर को खुद ही वापस से पढ़ रहे हो कि मैंने ठीक ऑर्डर पास किया,
ठीक है। रिव्यू इज़ जब तुम्हें लगता है कि ऑर्डर के सामने सामने कोई एरर है तो यू रिव्यू इट, ठीक है। तो वो रिव्यू कर सकते हैं। अपील जा सकता है टू स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। और देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपील। नो अपील बाय अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट। अगर मतलब आपको स्टेट कमीशन के पास अपील देनी है तो अगर आपके ऊपर कंपेंसेशन का ऑर्डर आया ना कि आपको 50 लाख देने हैं तो 50 लाख का पहले 50% डिपॉजिट करना पड़ता है, तो ही आपकी अपील्स की सुनवाई होती है, ठीक है। और लास्टली नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर। अगर तुम्हारा ये जो मीडिएशन चले गए हो तो फिर अपील होएगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक डन है। फिर अभी अगले में वीडियो में स्टेट कमीशन शुरू करूँगी। ठीक है।